एक दिन रामगढ़ जिले की कमान संभालने के लिए एक नया नाम सामने आया, एसपी अनामिका। अनामिका अपनी ईमानदारी और कड़े फैसलों के लिए जानी जाती थी। पुलिस विभाग में लोग कहते थे, जहां अनामिका जाती है वहां अपराधी कांपते हैं और भ्रष्ट अफसर अपनी कुर्सी बचाने की जुगत लगाने लगते हैं। अनामिका जब पहली बार अपने ऑफिस पहुंची तो बाहर दर्जनों लोग अपनी समस्याओं को लेकर इंतजार कर रहे थे। उन्हीं में एक थकी हुई महिला थी, सावित्री देवी। उसके साथ उसके 18 साल की बेटी काजल भी थी। दोनों के चेहरे पर दर्द और निराशा साफ झलक रही थी। अनामिका ने उन्हें देखते ही कहा, हाँ, आप दोनों आइए, अपनी समस्या बताइए। सावित्री देवी ने कांपती आवाज में कहा, मैडम, मेरी बेटी काजल के साथ गांव के दबंग जगदीश ठाकुर ने जबरदस्ती की। हम थाने गए थे एफआईआर लिखवाने, लेकिन वहाँ के इंस्पेक्टर रणवीर चौहान ने हमें गालियाँ दी, हमें ही गलत ठहराया और धक्के देकर बाहर निकाल दिया। आज तक रिपोर्ट नहीं लिखी गई मैडम। काजल की आंखों से आंसू बह रहे थे। अनामिका ने उसके सिर पर हाथ रखा, बेटा, चिंता मत करो, अब मैं हूँ, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। अनामिका जानती थी कि सिर्फ शिकायत सुनकर कार्रवाई करने से बात नहीं बनेगी। उसे जिले की असली तस्वीर देखनी होगी। उसने योजना बनाई कि वह खुद ही साधारण लड़की बनकर थाने जाएगी। उसने सादा सलवार कुर्ता पहना, बाल खुले छोड़े और बिना कोई पहचान दिखाए सीधे उसी थाने पहुंची जहां रणवीर चौहान था। थाने में दाखिल होते ही उसने इंस्पेक्टर रणवीर से कहा, साहब, मैं रिपोर्ट लिखवाने आई हूँ। गांव के दबंगों ने मेरे साथ जबरदस्ती की है। रणवीर ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा, फिर हंसकर बोला, अब हर कोई आ जाएगा यहाँ मजा लेने, निकल भाग यहाँ से। हम तेरे जैसे केस दर्ज करेंगे तो अपनी नौकरी खो देंगे, चल हट। अनामिका ने विनम्रता से कहा, साहब, आप कम से कम मेरी बात तो सुन लीजिए। रणवीर ने गुस्से में टेबल पर हाथ पटका, भाग यहाँ से, वरना हवालात में डाल दूंगा। फिर उसने अपने सिपाही को इशारा किया। सिपाही ने अनामिका को धक्का देकर बाहर की ओर धकेलना शुरू किया। बस अब अनामिका और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने जोर से कहा, रुको। फिर उसने जेब से अपना आईडी कार्ड निकाला और रणवीर के सामने पटक दिया। मैं हूँ एसपी अनामिका और तुमने अभी अभी जिस महिला को धक्का देकर निकाला है वह तुम्हारी नई जिलाधिकारी है। अब बताओ रणवीर चौहान, किसे हवालात में डालोगे? पूरा थाना सन्नाटे में डूब गया। सिपाही पसीने पसीने हो गए। रणवीर का चेहरा पीला पड़ गया। अनामिका गरजते हुए बोली, यही है इस थाने का असली चेहरा। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और तुम जैसे लोग पीड़ितों का मजाक उड़ा रहे हो। आज से तुम्हारी दबंगाई खत्म। उसने वहीं पर रणवीर को सस्पेंड कर दिया और आदेश दिया कि सावित्री देवी और काजल की तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए। अगले ही दिन अनामिका ने दबंग जगदीश ठाकुर के घर छापा मारा। गांव के लोग डर के मारे खिड़कियों से झांक रहे थे। जगदीश बाहर निकला और बोला, कौन सी नई देवी आ गई है मुझे पकड़ने? जानती है, मैं विधायक धर्मेश यादव का खास आदमी हूँ। अनामिका ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, कानून से बड़ा कोई नहीं। जगदीश ठाकुर, हथकड़ी पहन लो, वरना हम खुद पहनाएंगे। जगदीश ने बदमाशी दिखाने की कोशिश की, लेकिन अनामिका की टीम ने उसे वहीं से उठाकर जेब में डाल दिया। गांव के लोग तालियां बजाने लगे। औरतों की आंखों में उम्मीद जग गई। पहली बार उन्हें लगा कि सिस्टम सोया हुआ नहीं है, बस उसे जगाने वाली सही नेता आ चुकी है। रामगढ़ जिले में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि नई एसपी ने थानेदार को सस्पेंड कर दिया और दबंग जगदीश ठाकुर को जेल में डाल दिया। लोग अब कहने लगे, शायद यह वही अफसर है जिसकी हमें बरसों से तलाश थी। अनामिका का पहला कदम रामगढ़ के लिए उम्मीद की किरण था, लेकिन वह जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत है। असली खेल अभी बाकी है, क्योंकि पर्दे के पीछे असली खलनायक था विधायक धर्मेश यादव, जिसके हाथ इतने लंबे थे कि वह सरकार और कानून दोनों को अपनी जेब में रखता था।
अनामिका को मालूम था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन उसके दिल में एक ही ज्वाला थी। जब तक इस जिले में भ्रष्टाचार की जड़ें उखाड़ न दूं, चैन से नहीं बैठूंगी। धर्मेश सिर्फ नेता नहीं था, बल्कि अपराध और राजनीति का मिला जुला चेहरा था। उसके पास पैसे का अंबार, गुंडों की फौज और सत्ता से गहरे रिश्ते थे। जब उसे खबर मिली कि उसकी शतरंज के 2 प्यादे जगदीश और रणवीर को एसपी अनामिका ने पकड़ लिए, तो वह हंस पड़ा। अरे, यह लड़की क्या समझती है? 1-2 प्यादे पकड़े तो मैं हार जाऊंगा? असली राजा मैं हूँ। खेल तो अब शुरू होगा। धर्मेश ने सबसे पहले अपने खास डॉक्टर वर्मा को बुलाया। सुनो, मुझे झूठी मेडिकल रिपोर्ट चाहिए। उसमें लिख दो कि काजल के साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ। सब झूठ है। डॉक्टर वर्मा डरते डरते बोला। पर साहब, सच्चाई तो अलग है। धर्मेश की आंखें लाल हो गई। सच्चाई वही होती है जो हम लिखवाते हैं, समझे? रिपोर्ट तैयार हो गई। उसमें लिखा था कि काजल पूरी तरह स्वस्थ है और उसके साथ कोई घटना घटी ही नहीं। इसके बाद धर्मेश ने रणवीर और जगदीश के वकीलों को बुलाकर कहा, अब कोर्ट में यही रिपोर्ट जाएगी, देखना अनामिका को कैसे सबक सिखाता हूँ। धर्मेश ने अपने पाले हुए पत्रकारों को बुलाया। कल के अखबारों में छपना चाहिए कि एसपी झूठे केस बनाकर निर्दोषों को जेल में डाल रही है। अगले ही दिन अखबारों और टीवी चैनलों पर खबर आई, रामगढ़ की नई एसपी का आतंक, निर्दोष लोगों पर झूठे केस, इंस्पेक्टर रणवीर के साथ बदसलूकी। जनता का एक हिस्सा जो अनामिका के पक्ष में था, उलझन में पड़ गया। कहीं ये सच तो नहीं? क्या वाकई एसपी ने गलत किया? धर्मेश ने राज्य के गृह मंत्री से फोन पर बात की। मंत्री जी, यह नई एसपी तो बेकाबू हो गई है, निर्दोषों पर केस कर रही है। जनता नाराज है। अगर इसे नहीं हटाया गया तो पार्टी की छवि खराब होगी। मंत्री ने तुरंत जांच कमेटी बना दी। और अंदाजा लगाइए कमेटी का अध्यक्ष कौन था? धर्मेश का सबसे करीबी आदमी। जब कमेटी रामगढ़ पहुंची तो सावित्री देवी और काजल को गवाही के लिए बुलाया गया। काजल ने रोते हुए कहा, मेरे साथ अत्याचार हुआ है, कृपया मुझे इंसाफ दिलाइए। लेकिन कमेटी के अध्यक्ष ने मुस्कुराते हुए फाइल खोली। यह देखिए मेडिकल रिपोर्ट, इसमें साफ लिखा है कि लड़की के साथ कोई घटना घटी ही नहीं। इसका मतलब यह झूठ बोल रही है। सावित्री देवी चिल्लाई, यह झूठ है, सब झूठ है। लेकिन उनकी आवाज को दबा दिया गया। धर्मेश ने चाल और तेज की। उसने बयान दिलवाया कि एसपी ने इंस्पेक्टर रणवीर पर हमला किया और उन्हें गालियां दी। यह अफसर अनुशासनहीन है। रिपोर्ट तैयार हुई। एसपी अनामिका ने अपनी सीमा से बाहर जाकर निर्दोषों पर कार्रवाई की। अनुशासनहीनता के कारण इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। रामगढ़ पुलिस लाइन में पूरे दस्ते के सामने आदेश पढ़ा गया। एसपी अनामिका को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। यह सुनते ही पूरा जिला स्तब्ध रह गया। जो लोग कल तक तालियां बजा रहे थे, अब खामोश थे। सावित्री देवी और काजल रोते हुए बोली, मैडम, अब हमारा क्या होगा? अगर आप नहीं रहेंगी तो जगदीश फिर बाहर आ जाएगा। अनामिका ने उनकी आंखों में आंसू देखे, मगर खुद को मजबूत रखते हुए कहा, डरिए मत। भले ही मेरी कुर्सी छिन गई हो, लेकिन मेरा हौसला नहीं टूटा। सच की लड़ाई मैं अब भी लड़ूंगी। उधर जेल से जगदीश ठाकुर और रणवीर चौहान को जमानत मिल गई। रणवीर ने बाहर निकलते ही शराब का गिलास उठाया और हंसते हुए बोला, देखा ठाकुर, मैंने कहा था न, यह औरत हमें जेल में नहीं रख पाएगी। जगदीश ने भी ठहाका लगाया, अब देखो, रामगढ़ फिर हमारा है और अनामिका अब वह सिर्फ कागजों में नाम बनकर रह जाएगी। दोनों धर्मेश यादव के बंगले पर पहुंचे। धर्मेश ने मुस्कुराकर कहा, शाबाश मेरे शेरों, अब रामगढ़ की गद्दी फिर हमारी है। रामगढ़ की गलियों में फिर वही पुराना खौफ लौट आया। लोग बुदबुदाने लगे, सिस्टम वही है, कुछ नहीं बदला। शायद इस देश में ईमानदार अफसर टिक ही नहीं सकता। अनामिका अपने क्वार्टर में अकेली बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। आसमान पर काले बादल थे।
बिजली चमक रही थी। उसने मन ही मन कसम खाई, धर्मेश यादव, तुम्हारा अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, लेकिन एक न एक दिन मैं इसे चीर कर रोशनी ले आऊंगी। सस्पेंशन के अगले दिन सावित्री देवी और काजल उसके क्वार्टर में पहुंचे। काजल की आंखें रो रो कर लाल थी। मैडम, अब कौन हमें इंसाफ दिलाएगा? रणवीर और जगदीश तो जेल से बाहर आ गए हैं, वो लोग अब हमें मार देंगे। अनामिका ने गहरी सांस ली और उनके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, डरो मत, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब यह लड़ाई खुलकर नहीं, छुप कर लड़ी जाएगी और हम जीतेंगे। रामगढ़ पुलिस में सब भ्रष्ट नहीं थे। कांस्टेबल सुरेश चौहान, जो पहले से ही रणवीर और जगदीश की दबंगई से तंग था, चुपचाप अनामिका से मिलने आया। मैडम, मुझे माफ़ कीजिएगा कि पहले आपका साथ नहीं दे पाया, लेकिन अब मैं आपके साथ हूँ। मैं विभाग में राव की मदद करूँगा। जो भी जानकारी चाहिए मैं आपको पहुँचाऊँगा। अनामिका बोली, धन्यवाद सुरेश, हमें अंदर से ही कोई चाहिए था। अब तुम मेरी आँख और कान बनोगे। इसी बीच एक और साथी मिला, निशा सक्सेना, तेज तरार पत्रकार। निशा ने सीधे अनामिका से कहा, मैं धर्मेश यादव और उसके गुंडों पर महीनों से स्टोरी कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास पूरे सबूत नहीं है। आप चाहें तो हम मिलकर खेल पलट सकते हैं। अनामिका की आंखों में चमक आ गई। हाँ निशा, अकेले मैं नहीं कर सकती, लेकिन अगर हम सब मिल जाएं तो यह सिस्टम हमें रोक नहीं पाएगा। इस तरह 3 लोग एक हो गए, अनामिका, सुरेश और निशा, और यहीं से बनी गुप्त टीम। सबसे पहले अनामिका ने झूठी मेडिकल रिपोर्ट की पोल खोलने का प्लान बनाया। सुरेश ने सूचना दी, मैडम, डॉक्टर वर्मा हर हफ्ते धर्मेश के बंगले पर जाता है, वहीं सारा खेल होता है। निशा ने छुपा हुआ कैमरा निकाला। आज से हमारा मिशन शुरू। इस कैमरे में रिकॉर्ड होगी पूरी सच्चाई। रात को डॉक्टर वर्मा धर्मेश के बंगले पहुंचा। निशा और सुरेश पहले से गुप्त कैमरा लगाकर बैठे हुए थे। धर्मेश बोला, डॉक्टर, तुमने अच्छा काम किया। लड़की की रिपोर्ट झूठी बनाकर तुमने हमें बचा लिया। लो, ये 5 लाख रुपए। और डॉक्टर ने रुपए थामते हुए कहा, साहब, सच तो अलग था, लेकिन आपने कहा था इसलिए। पूरा वार्तालाप कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। अनामिका ने वीडियो देखते ही कहा, ये हमारा पहला हथियार है। सुरेश ने एक और बड़ा राज खोला। मैडम, रणवीर ने अपने ही हवलदार माखन लाल को धमकाकर फर्जी बयान दिलवाया था, लेकिन अब वो आदमी पछता रहा है। अगर उसे भरोसा दिलाए तो वो गवाही देने को तैयार है। अनामिका और निशा रात को गुप्त जगह पर माखन लाल से मिली। माखन लाल ने कांपते हुए कहा, मैंने मजबूरी में झूठा बयान दिया था। धर्मेश यादव ने कहा था, अगर सच बोलोगे तो तेरे बच्चों को गायब कर देंगे, लेकिन अब मैं सब सच बताने को तैयार हूँ। अनामिका ने उसका हाथ थामा। डरो मत, अब हम सब मिलकर तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की सुरक्षा करेंगे। लेकिन धर्मेश यादव बेवकूफ़ नहीं था। उसे भनक लग गई कि कहीं न कहीं से उसके खिलाफ सबूत उठाए जा रहे हैं। उसने अपने गुंडों को आदेश दिया, उस औरत को ख़त्म कर दो, चाहे आग में जला दो, चाहे सड़क हादसा करवा दो। मुझे सिर्फ खबर चाहिए कि वो इस दुनिया से चली गई है। एक रात अनामिका अपने क्वार्टर से सावित्री और काजल को छोड़कर लौट रही थी। अचानक सड़क पर एक ट्रक उसकी जीप के सामने आया। ड्राइवर पूरी रफ्तार से जीप को कुचलने आया, लेकिन अनामिका ने तेजी से गाड़ी मोड़ी। जीप पलट गई, शीशे टूटे, हाथ पैर घायल हो गए। किसी तरह वह बाहर निकली, ट्रक भाग गया। निशा और सुरेश तुरंत वहां पहुंचे। निशा चिल्लाई, ये तो साफ हत्या का प्रयास था। अब धर्मेश खुलकर वार करने लगा है। अनामिका ने लहूलुहान हाथ उठाकर कहा, इसका मतलब है कि हम सही दिशा में हैं। जब दुश्मन डरने लगे तो समझ लो कि हमारी लड़ाई असर कर रही है। अब वे तीनों एक पुराने गोदाम में छुपकर प्लान बनाने लगे। अनामिका ने नक्शा फैलाते हुए कहा, धर्मेश के पास 3 बड़े राज हैं, काले धन का कारोबार, अवैध जमीन हड़पने की फाइलें, गुंडों की फौज और नेताओं से सांठगांठ। हमें इन तीनों को पकड़ना होगा।
निशा बोली, मैं मीडिया में धमाका कर दूंगी, लेकिन पहले पुख्ता सबूत चाहिए। सुरेश ने वादा किया, वो सबूत मैं आपको दूंगा। कई फाइलें पुलिस हेडक्वार्टर में दबाई गई, मैं चुपके से निकाल लाऊंगा। अनामिका ने आंखें बंद की और कसम खाई, धर्मेश यादव, तूने सोचा था कि मेरा सस्पेंशन मुझे तोड़ देगा, लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गया। अब तो बचेगा नहीं। गोदाम के अंधेरी रोशनी में तीनों के चेहरे चमक उठे। सुरेश चौहान अपनी जान जोखिम में डालकर हेडक्वार्टर से कुछ फाइलें चुरा कर लाया। मैडम, ये देखिए, धर्मेश यादव ने कैसे गरीब किसानों की जमीन कब्जाई और फर्जी दस्तावेज बनवाए। सबूत पक्के हैं। निशा ने कैमरा चालू किया और बोली, अब वक्त आ गया है कि पूरा रामगढ़ देखे उनके नेता की असली पहचान। निशा ने धर्मेश के गुंडों डॉक्टर वर्मा के वीडियो को एडिट करके एक बड़ा स्टिंग तैयार किया। टीवी स्क्रीन पर साफ सुनाई दे रहा था, डॉक्टर, तुमने अच्छा काम किया। लड़की की रिपोर्ट झूठी बनाकर तुमने हमें बचा लिया। लो ये 5 लाख रुपए। इसके साथ ही किसानों की जमीन हड़पने की फाइलें और रणवीर जगदीश के गुंडों से बातचीत की ऑडियो भी वायरल हो गई। अगले ही दिन पूरा रामगढ़ सड़कों पर था। धर्मेश यादव इस्तीफा दो, गुंडा राज बंद करो। मामला हाईकोर्ट पहुंचा। काजल और सावित्री देवी अदालत में खड़ी थी। उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि हिम्मत थी। काजल ने जज के सामने कहा, मेरे साथ अन्याय हुआ, लेकिन पुलिस और नेताओं ने इसे छुपाने की कोशिश की। अगर आज इंसाफ नहीं मिला तो हजारों लड़कियां चुप रह जाएगी। धर्मेश के वकील ने तर्क दिया, महोदय, मेडिकल रिपोर्ट साफ कहती है कि कोई घटना नहीं हुई, ये सब झूठ है। तभी निशा ने कोर्ट में पेन ड्राइव पेश की। महोदय, कृपया इसे चलाइए। स्क्रीन पर वीडियो चला। डॉक्टर वर्मा पैसे लेते हुए और धर्मेश का चेहरा साफ दिख रहा था। पूरा कोर्ट हक्का बक्का रह गया। जज ने हथौड़ा बजाकर कहा, यह देश का कानून है, यहाँ पैसों से सच्चाई नहीं दबाई जा सकती। आरोपी रणवीर चौहान और जगदीश ठाकुर को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और विधायक धर्मेश यादव को भ्रष्टाचार, हत्या की साजिश और बलात्कार के केस को छिपाने के आरोप में तुरंत गिरफ्तार किया जाता है। कोर्ट में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। जब पुलिस धर्मेश को हथकड़ी पहनाकर बाहर ले जा रही थी, वह चिल्ला रहा था, मैं विधायक हूँ, मुझे कोई छू नहीं सकता, मैं वापस आऊँगा। लेकिन भीड़ उसकी तरफ पत्थर और जफले फेंक रही थी। लोग चिल्ला रहे थे, रामगढ़ का दुश्मन गया। कुछ ही दिनों बाद सरकार ने अनामिका का सस्पेंशन हटाकर उन्हें सम्मानित किया। मंच पर गृह मंत्री ने कहा, आज हम एक ऐसे अफसर को सम्मानित कर रहे हैं जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ लड़ाई लड़ी। रामगढ़ को सच्ची मसीहा मिली है। एसपी अनामिका। कार्यक्रम खत्म होने के बाद काजल और सावित्री अनामिका से मिली। सावित्री ने आंसू भरी आंखों से कहा, मैडम, आपने हमें नया जीवन दिया, वरना हम तो हार मान चुके थे। काजल ने गले लगाकर कहा, आप सिर्फ एसपी नहीं, हमारी माँ जैसी है। अनामिका की आंखें भी भीग गई। नहीं बेटा, यह जीत सिर्फ मेरी नहीं, यह जीत हम सबकी है। जब जनता सच का साथ देती है तो कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम सच और न्याय का साथ दें तो कोई भी माफिया, नेता या गुंडा हमें दबा नहीं सकता। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे।